जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नपत्रों का कि कैसे इसका उत्तर दिया जाएगा। गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे। सन 2018 का जो पार्ट 1 हुआ था मौलिक विधि का, उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे और लगभग ये समापन पे है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो ई है उसको देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी है। इसमें 3 ही क्वेश्चन बच गए हैं, इसको देख लेते हैं। और इसके बाद से फिर हम दूसरा जो पार्ट उसका हुआ है यानी प्रोसीजरल लॉ का, उसका चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। और एक बात और कहनी थी कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरा वीडियो नियमित देखा जा रहा है, ईमानदारी से मैं बता सकता हूं या आप भी उस चीज़ को फील कर रहे होंगे, लगातार जो वीडियो देख रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ा होगा। क्योंकि जब हम पूरा साल पेपर को जब एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो उससे ये पता चलता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर सब्जेक्ट के विषय में पारंगत नहीं हो पाते हैं आप, लेकिन यदि आपकी पहले से तैयारी है तो एक रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है। आते हैं समय न गवाते हुए विषय पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ई है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत ऐसी संविदा का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो, और जब ऐसी घटना असंभव समझी जाए तो यह जीवित व्यक्तियों का भावी आचरण होता है, इसका विवेचना करिए। तो देखिए, जब समाश्रित संविदा का जब आप पढ़ते हैं धारा 31 का परिभाषा, तो उसमें एक बात कहा गया है कि कोई ऐसी संविदा है जो किसी घटना के घटित होने पर या न घटित होने पर ही डिपेंड करता है, तो वो संविदा समाश्रित होता है। और उसके बाद जब धारा 32 और 33 को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि कब घटनाएं जो है घटित होती हैं तब समाश्रित होती हैं, और कब घटनाएं नहीं घटित होती हैं तब वो समाश्रित होती हैं, यानी कि उसका संविदा का प्रवर्तन कराया जाता है। लेकिन उसके बाद जब धारा आप 34 पढ़ते हैं तो 34 में एक बात कहा गया है कि कोई ऐसी घटना है जो किसी व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है, तो वो कब असंभव माना जाएगा या कब संभव माना जाएगा। अगर उस तरीके का कोई शर्त लगाया गया तो वो भी समाश्रित होता है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। एक्चुअल में स्पेशली धारा 34 को ही इसमें डील करना है, लेकिन हम लोग इसको पूरा का पूरा देख लेते हैं। बियर क्या करता है धारा 31 से लेकर के धारा 36 तक, क्योंकि ये सारे धारा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो धारा 31 कह रहा है कि समाश्रित संविदा की परिभाषा। समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो। अभी जो हमने कहा था, अब इसका एक इलस्ट्रेशन दिया है, कह रहा है ख से क संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल जाए तो वह ख को 10,000 रुपये देगा, यह समाश्रित संविदा है। तो ये तो क्लियर है। अब धारा 32 बता रहा है कि ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित है, मतलब कोई ऐसी घटना पे ही घटित होने पर समाश्रित है, तो कब उसको माना जाएगा कि वो संविदा का मतलब शर्त पूरा कर दिया गया, यानी कि जब वो घटना घटित हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। मतलब अगर जो कोई घटित होने के लिए बात पे समाश्रित संविदा है किसी निश्चित घटना के, और वो असंभव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो घटना कभी घटेगा ही नहीं, तो वो संविदा शून्य हो जाएगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन दे रहा है, कह रहा है कि ख से क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि क के जीवन काल में ग मर न जाए। दूसरा इसका इलस्ट्रेशन कर रहा है कि ख से क संविदा करता है कि यदि ग ने जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्तावना की गई है उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह ख को वह घोड़ा निर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक ग को घोड़े को खरीदने से इनकार न कर दे।
और तीसरा इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है कि क यह संविदा करता है कि जब ग से ख विवाह कर लेगा तो वह ख को एक नियत धनराशि देगा, ख से विवाह हुए बिना ग मर जाती है, संविदा शून्य हो जाएगा, मतलब ये असंभव हो जाएगा। अब जो धारा 33 कह रहा है ये कह रहा है कि उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित है। मतलब पहला वाला जो धारा 32 में हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसी घटना है जो कि निश्चित घटना जो घटित होने पर समाश्रित है। अब ये धारा 33 कह रहा है कि वह घटना न घटित होगा तब वो परिवर्तनीय होगा। तो वो कंडीशन कौन से होंगे जिसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो घटना घटित ही न हो। तो कह रहे कि उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। अब जो इसका दृष्टांत है कह रहा है कि क करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आवे तो वह ख को एक धनराशि देगा, वह पोत डूब जाता है, संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। तो इस तरीके की जो संविधाएं हैं वो भी समाश्रित हैं जो कि किसी घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होता है। अब 34 जो इस क्वेश्चन का आंसर जिसको हमको देना है वो धारा 34 में दिया गया है। ये कह रहे जिस घटना पर संविदा समाश्रित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो अब ये कह रहे कि यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तरभावी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। मतलब उस व्यक्ति के ही आचरण पर जब डिपेंड करता है कोई कार्य तो उस व्यक्ति का आचरण तब असंभव माना जाएगा जो वो ऐसा कुछ हो जाता है उसके जीवन में घटना या उस तरीके का वो आचरण करता है। जो इसका दृष्टांत ये बहुत बढ़िया ये करे कि क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो वह ख को एक धनराशि देगा, घ से ग विवाह कर लेती है। अब ग से ख का विवाह असंभव समझा जाना चाहिए यद्यपि यह संभव है कि घ की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात ख से ग विवाह कर ले। तो जो एक रिमोटनेस की बात आती है मैंने दूरस्थ कोई बात आती है उसको यहाँ पे कभी भी शामिल नहीं किया जाता, चाहे संविधान अधिनियम हो के क्षतिपूर्ति के पर्पज से हो, चाहे टार्ट हो उसमें क्षतिपूर्ति के पर्पज से हो या किसी के एग्जीक्यूशन। जो दूर की बातें उसको नहीं, प्रेजेंट की जो मतलब निकटस्थ जो बातें हैं रिलेट करके एक प्रकार से जो हम लोग रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में उस तरीके की बात की जो रिलेवेंट हो उससे तारतम्यता बनाया हो तो उस आचरण पे मान लिया जाएगा कि ये घटना असंभव हो गया है। अब भले ही वो मर जाए तो उसके बाद शादी कर ले, उसका पति मर जाए तो या वो तलाक दे दे तो कर जाए, तो ये तो बाद की बात है ना, ये एक भविष्य की घटना है। लेकिन वर्तमान तो यही कि जब उसने शादी कर लिया तो असंभव हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं कि जो आचरण पर डिपेंड करता है तो आचरण के ऊपर उसके जब कोई कार्य किए जाते हैं तभी उस कार्य के आधार पर या किसी नियत समय पे अगर जो किसी प्रकार का उसका आचरण डिपेंड करता है तो उस तरीके का आचरण होने पर वो मान लिया जाता है कि वो घटना घटित हो गई। अब ये धारा 35 कह रहा है कि संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित तो कब शून्य हो जाती हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो शून्य हो जाती हैं यदि उस नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। मतलब जो अब इसमें जो दूसरा वाला पैरा वो भी उसी तरीके का बात कर रहा है जो हम लोग 31 और 32 में पढ़े हैं, ठीक उसके उल्टे बातों को कह रहा है कि मतलब अगर जो किसी घटना को घटित होने की बात कही गई है तो न घटित हो तब असंभव हो जाएगा और किसी घटना के न घटित होने की बात कही गई है और वो घटित हो जाए तब वो असंभव हो जाएगा। अब दूसरा पैरा कह रहा है कि विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो विधि द्वारा तब प्रवर्तनीय कराई जा सकेगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो या उस नियत समय का अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी। अब जैसे इसका इलस्ट्रेशन है कह रहा है क वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह ख को एक धनराशि देगा, यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी।
उसी प्रकार इलस्ट्रेशन बी कह रहा है इसका कि क वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौटे तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो समुदाय का परिवर्तन कराया जा सकता है। अब जो 36 धारा 36 कह रहा है कि किसी असंभव घटनाओं पर समाश्रित कोई करार है तो वो शून्य हो जाएगा। मतलब इसका कोई समाश्रित समुदाय नहीं किया जा सकता है जो असंभव घटनाओं पर आधारित हो। वो घटना घटित होना असंभव हो सकता है, लेकिन पहले से ही कोई इस बात का असंभव घटना हो तो उस पर कोई समाश्रित संविदा नहीं परिवर्तन कराया जा सकता। ये कर शून्य हो जाएगा। समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या करने के लिए हो शून्य है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि क करार करता है कि यदि 2 सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार शून्य है, कभी ये घटना संभव नहीं है। ख कह रहा है दूसरा इसका इलस्ट्रेशन क करार करता है कि यदि क की पुत्री ग से भी ख विवाह कर ले तो वह ख को 1000 रुपये देगा। करार के समय ग मर चुकी है। करार शून्य है। मतलब इस तरह का इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता कि यदि कोई घटना असंभव हो गया है तो वो शून्य हो जाएगा, चाहे उस समय पक्षकारों को पता हो या न हो। तो हम लोग का ये आंसर धारा मेन 24 पर ही आधारित था, जिसको 10 लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने धारा 31 से 36 तक इसलिए पढ़ा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इस बीच में, तो आंसर देने में सहूलियत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A देखते हैं। ये कह रहा है कि संयुक्त दायित्व के न्यागमन से संबंधित नियम एवं संविदा के संयुक्त वचनदाता एवं वचन ग्रहीता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो अधिकारों की बात कह रहा है तो ये धारा 45 पर डिपेंड करता है, लेकिन जो धारा आपका 42 है वो दायित्व की बात करता है और धारा 45 है वो अधिकारों की बात करता है। तो हम लोग दोनों को देख लेते हैं कि 42 क्या कह रहा है, 45 क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 42 ये कह रहा है कि जहाँ कोई संयुक्त दायित्व का नियागमन है वहाँ क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति एक साथ वचन देते हैं क और ख मिल करके, तो उन दोनों को या उसमें से कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका हित प्रतिनिधि जो भी है उसके मतलब क के साथ में ज्वाइंटली उसके लिए लाइबल होंगे, माने दायित्व हो गया। 45 में भी यही कह रहा है कि यदि क ख ग कई व्यक्ति मिल करके किसी बात को मतलब वचन ग्रहीता है या वचनदाता है जो भी है, तो उनका जो अधिकार होगा अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति का मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो जो उसका हित प्रतिनिधि होगा वो उनके साथ में संयुक्त रूप से उसके अधिकारी होंगे। तो अब धारा 42 देख लेते हैं। कह रहा है कि जबकि 2 या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवों के साथ संयुक्ता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ता पूरा करना होगा। मतलब अगर जो सारे व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके सारे जो प्रतिनिधि होंगे हित प्रतिनिधि वो एक साथ लाइबल होंगे, माने उनका दायित्व बन जाएगा। और विवश करने की बात धारा 43 कह रहा है। तो धारा 43 में कह रहा है कि जो व्यक्ति होगा चाहे वो जीवित होगा या मृत हो गया है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसको कंपेल किया जा सकता है या तो अकेले या तो ज्वाइंटली। धारा 43 कह रहा है कि जबकि 2 या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। हर एक वचनदाता विदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अविदाय करने के लिए विवश कर सकेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बांटना। ये कह रहा है कि यदि 2 या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से उद्भूत हानि को समान अंशों में सहन करना होगा। स्पष्टीकरण इसका कह रहा है कि इस धारा की कोई बात किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी की ओर से किए गए संदायों को अपने मूल ऋणी से उस प्रतिभू को वसूल करने से निवारित नहीं करेगी और न मूल ऋणी द्वारा किए गए संदायों के कारण उसे उस प्रतिभू से कुछ भी वसूल करने का हकदार बनाएगी। अब इसमें जो दृष्टांत दिए गए हैं वो 4 दृष्टांत हैं, इसको देख लिया जाए। कह रहा है पहला दृष्टांत क ख और ग 3000 रुपये घ को देने का संयुक्त वचन देते हैं। घ चाहे ख या ख या ग को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3000 रुपया दे। मतलब ये घ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे वसूले। अब यहाँ फिर एक इलस्ट्रेशन इसका है। कह रहा है क ख और ग 3000 रुपये घ को देने का संयुक्त वचन देते हैं। ग पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है।
क दिवालिया है किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त हैं। क की संपदा में से 500 रुपये और ख से 1250 रुपये पाने का ग हकदार है। अब इसके पास एक और स्टेशन है, कह रहा है कि ग को 3000 रुपये देने का संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया। ग कुछ भी देने के लिए असमर्थ है और क पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। ख से क 1500 रुपये पाने का हकदार है। चौथा इलस्ट्रेशन कह रहा है कि घ को 3000 रुपया देने के लिए संयुक्त वचन क, ख और ग ने दिया है। ग के लिए क और ख प्रतिभू मात्र हैं। ग रुपयों के संदाय में असफल रहता है। क और ख पूर्ण राशि देने के लिए विवश किए जाते हैं, वे उसे ग से वसूल करने के हकदार होंगे। अब इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी एक व्यक्ति से वसूल लिया जाता है तो जो बाकी के लोग हैं उनसे वो जो देनदारी है वो आपस में कंट्रीब्यूशन करके जिसकी जितनी देनदारी बन रही है, यदि वह व्यक्ति दिवालिया नहीं है तो बराबर बराबर आएगा, नहीं अगर दिवालिया है तो जो रेस अमाउंट बचता है उसे वसूल किया जाएगा। 44 कह रहा है इसका कि संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव क्या होगा। अगर जो किसी एक को निर्मुक्त कर दिया जाए तो कहा रहा है कि जहाँ की 2 या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो वहाँ वचन गृहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है। मतलब इसके कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति को उसने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोगों से वो नहीं ले सकता, वो उसके विवेक पर है कि किसके ऊपर वो लायबिलिटी लेके आया। अब जो धारा 45 इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें निहित है, ये कह रहा है संयुक्त अधिकारों का न्यागमन कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि जबकि किसी व्यक्ति ने 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त वचन दिया हो तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहाँ तक कि उसका और उसका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवी के साथ संयुक्त और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्त होता है। वही बात जो उसमें दायित्व में है वही अधिकार में है। दृष्टांत इसका कह रहा है कि क अपने को ख और ग द्वारा उधार दिए गए 5000 रुपये के प्रतिफल में संयुक्त ख और ग को वह राशि ब्याज समेत निर्दिष्ट दिन परिसंदत करने का वचन देता है। ख मर जाता है। पालन का दावा करने का अधिकार ग के जीवन के दौरान में ख के प्रतिनिधियों को ग के साथ संयुक्त और ग के मृत्यु के पश्चात ख और ग के प्रतिनिधियों को संयुक्त होता है। तो यही इसका उत्तर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अब चूंकि रिलेट करके 42 से लेकर के 45 तक में आंसर कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हमने चर्चा किया। अब आखिरी इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। कर ख को क एक विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता ग द्वारा संदाय की प्रत्याभूति देता है। विनिमय पत्र ग द्वारा अनादृत किया जाता है। विनिमय पत्र की रकम, ब्याज और प्रभारों जो उस पर शोध हो गए हों के संबंध में क के दायित्व की व्याख्या विधिक व्याख्या प्रावधानों के सहित करें। देखिए ये धारा 128 जो संविधान अधिनियम है उसमें बताता है कि प्रतिभू का क्या दायित्व होता है। तो वो मूल ऋणी के सम विस्तीर्ण होता है, उसमें वो बात कही गई। सम विस्तीर्ण का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से जितना उसका लायबिलिटी बनेगा उतना ही इसका भी लायबिलिटी बनेगा। समान विस्तार मतलब जिस प्रकार से मूल ऋणी का होगा उसी प्रकार से इसका भी होगा। अब इसमें 2-3 केस हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें पहला केस है सुरेश नारायण बनाम अखौरी का मामला है और उसके बाद से यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मैकू नारायण का है, जो कि और इसके बाद से जो मैकू नारायण है उसके पहले एक निर्णय आया था SBI वर्सेज इंडसपोर्ट रजिस्ट्रार का मामला। उसमें मैकू के निर्णय को उलट दिया गया। मतलब जो मैकू का जो निर्णय दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मैकू नारायण का, ये सुरेश नारायण वर्सेज अखौरी का जो मामला था उसके प्रोविजो के रूप में दिया गया था और उसके बाद से इसको मैकू के निर्णय को फिर उलट दिया गया SBI बनाम इंडसपोर्ट रजिस्ट्रार के मामले में। कहने का मतलब इसमें ये था सीधा सीधा कि इसमें ये कहा गया था कि नहीं, जो पहले अगर जो उसकी आस्तियाँ हैं कुछ है तो पहले मूल ऋणी से वसूला जाएगा और मूल ऋणी से वसूलने से अगर जो नहीं पूर्ति होता है तब प्रतिभू से लिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि नहीं, सम विस्तीर्ण का मतलब होता है कि
उसके समान ये लेनदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो मूल ऋणी पे वाद दाखिल करे डिफ़ॉल्ट करने पे, या तो प्रतिभूति पे करे। तो यही बातें जो है सुरेश नारायण बनाम अखौरी के मामले में यही आया कि नहीं पहले उससे किया जाएगा, उसके प्रोविजन में फिर आया मैकू नारायण में कि नहीं इनसे किया जाता है, और फिर लास्ट में SBI बनाम इंडस्पोर्ट के रजिस्ट्रार में कहा गया कि नहीं। ये दोनों मामलों में यही हो सकता है कि चाहे तो वो प्रतिभूति से ले या तो मूल ऋणी से ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाद किसके ऊपर दाखिल करता है। ये बात का विषय है कि प्रतिभूति से अगर जो वसूला जाता है तो प्रतिभूति फिर मूल ऋणी से वसूल सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब हम लोग दूसरे पेपर को देखेंगे, सन 2018 का ही जो सेकंड पेपर होता है साक्ष्य विधियों प्रक्रिया का, उसको देखा जाएगा। और हमने बेयर एक्ट का जो वर्णन किया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। जिस केस सलाह का मैंने वर्णन किया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक बार पुनः रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ईमानदारी से, यदि आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, जिन व्यक्तियों द्वारा देखा जा रहा है, जो नहीं देख रहा है उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन व्यक्तियों द्वारा पूरा वीडियो देखा जा रहा है, कृपया ईमानदारी से शेयर जरूर करें अधिक से अधिक, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें, मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि ये पार्ट जो है 2018 का समाप्त हो, ताकि मैं सब्सटेंटिव लॉ पे या प्रोसीजरल लॉ पे जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकते हैं जो परीक्षा के उपयोग के दृष्टि से, उसको मैं प्रोवाइड करूं। तो मुझे अब इजाज़त दिया जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।